हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट। इट्स ए चैप्टर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12th। तो बच्चों आज हम डिटर्मिनेंट के बारे में डीपली नॉलेज आपसे शेयर करेंगे बेटा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट को हिंदी में बोलते हैं सारणिक। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट का यूज हम क्यों करते हैं। तो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स में आपने जो क्राइटेरिया यूज किया था, तो आपने मैट्रिक्स में ट्रांसपोज फाइंड किया था और आपने इसमें इनवर्स भी फाइंड किया था। तो अगर आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं या आप इनवर्स फाइंड करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट भी आपको एक मैट्रिक्स ही मिलता है। रिजल्ट भी आपको एक मैट्रिक्स ही मिलता है। क्लियर? आपने लास्ट चैप्टर में मैट्रिक्स में एनी क्राइटेरिया यूज किए थे, लेट टू फाइंड ट्रांसपोज, लेट टू फाइंड इनवर्स। तो जो आपको रिजल्ट मिलता है उसमें आपको मैट्रिक्स ही मिलता है। तो डिटर्मिनेंट का जो मेन यूज होता है हमारा एक यूनिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए होता है। मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। या आप बोल सकते हैं कि एक यूनिक नंबर को एसोसिएट करने के लिए, एक यूनिक नंबर को एसोसिएट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। बिकॉज चैप्टर 3 में मैट्रिक्स में आपने उसका एक रिजल्टेंट आंसर फाइंड नहीं किया था, तो चैप्टर 4 में डिटर्मिनेंट में आप मैट्रिक्स का एक यूनिक आंसर फाइंड करेंगे उसके एलिमेंट्स को एसोसिएट करके। तो देखिएगा, डिटर्मिनेंट मीन्स क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंट of numbers that has a unique value. Clear? A determinant is representation of numbers that has a unique value. तो डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को। नंबर्स कैसे? एक यूनिक वैल्यू के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। या आप बोल सकते हैं इन सेकंड वे, द यूनिक वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटेड बाय डिटर्मिनेंट क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया, मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू को एसोसिएट करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, आपके पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। आप जानते हैं अच्छी तरीके से मैट्रिक्स आर 2 टाइप्स। एक मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स, एक होता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, एक होता है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो आप इसमें किसी भी मैट्रिक्स का यूज नहीं करेंगे, आप इसमें ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करेंगे। ठीक है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के यूनिक वैल्यू को एसोसिएट करने के लिए या यूनिक रिजल्ट को फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। इट्स क्लियर? तो बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर व्हाट इज डिटर्मिनेंट, और सर हम डिटर्मिनेंट का यूज क्यों करते हैं बेटा? तो इसका एक ही रिप्लाई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए या यूनिक नंबर को एसोसिएट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल इसका,
लेट सपोज लेट ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट आपके पास एक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो कुछ भी हो सकती है आपके पास, 2x2 ऑर्डर की हो सकती है या आपके पास 3x3 ऑर्डर की हो सकती है। बट स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये आपके पास 2x2 ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपको इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपको इसका यूनिक वैल्यू एसोसिएट करना है तो डिटरमिनेंट ए इक्वल होता है 1 2 3 4। ठीक, अब आपके मन में एक बात आएगी, सर आपने क्या चेंजिंग की इसमें, सर जैसे ऊपर लिखा हुआ था ऐसे नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को एक ब्रेसिस में, ब्रेसिस मीन्स एक स्क्वायर ब्रेसिस में क्लोज करते हैं, बट डिटरमिनेंट में हम एलिमेंट्स को दो बार के बीच में, आप इनको मॉडुलस नहीं बोलेंगे, हम इनको बोलते हैं बार्स। तो मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को एक ब्रेसिस के बीच में बंद करते हैं और डिटरमिनेंट में हम एलिमेंट्स को दो बार के बीच में क्लोज करते हैं। क्लियर। अब देखिए डिटरमिनेंट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो उस डिटरमिनेंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे डिटरमिनेंट ए, या तो ऐसे लिखते हैं डिटरमिनेंट ए, या लिखते हैं बेटा एज ए डेल्टा, ठीक है, या लिखते हैं ए इन बार। तो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 3 सिंबल्स होते हैं, दैट्स वन डिटरमिनेंट ए या डेल्टा से, ठीक, या आप इन बार ए से। क्लियर। अगर कहीं पर आपको ये तीनों सिंबल दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस डिटरमिनेंट की एक यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है। अब यूनिक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखिए आप आगे। Now topic is evaluation of matrix। अगर आपको कोई मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड करने को क्या बोलते हैं हम, इवेल्यूट। तो इवेल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर वन। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है तो उसका डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्डर 1 है। अच्छा मैंने आपको ये बताया है कि हम ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करते हैं। यहाँ पर आप जो डिटरमिनेंट निकालेंगे ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स से निकालेंगे, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो वो भी एक क्या होता है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1, तो लेट आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आपको पता है कि मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट एनी मैट्रिक्स ए, क्लियर। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, इसमें फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। अगर आपके पास नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और आप जानते हैं कि जो डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करते हैं। क्लियर। तो अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो डिटरमिनेंट ए, मैंने ये आपको बताया, अगर आपको ए को डिटरमिनेंट ए से रिप्रेजेंट करना है तो आप ए को 2 बार के बिटवीन लिखेंगे। क्लियर। इक्वल जो आपका एलिमेंट्स है उसको भी आप 2 बार के बिटवीन लिखेंगे, ठीक।
तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल स्मॉल ए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे। इट इज क्लियर? अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की। देखिएगा नंबर 2 है बेटा इसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2। ऑर्डर 2, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। A11, A12, A21, A22। क्लियर? दैट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। अगर आपको इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट A इक्वल जो भी एलिमेंट्स आपके पास, आप इनको लिखेंगे ऐसे A11, A12, A21, A22 इन बार। क्लियर? इसका मतलब ये है अगर आपने एलिमेंट्स को 2 बार के बिटवीन लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि बच्चों आपको इसकी एक यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आपके पास हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो देखिएगा A21 इंटू A12। ठीक? अगर आप इस तरीके से इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आपको एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की। क्लियर? अच्छा, इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से और देखते हैं बेटा। तो देखिएगा लेट सपोज आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4। क्लियर? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2x2। क्लियर? अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट A इक्वल 1 2 3 4। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 माइनस साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 इंटू 2, तो 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6 इक्वल -2। क्लियर? और बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिटर्मिनेंट का यूज क्यों करते हैं हम, किसी मैट्रिक्स की, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए या यूनिक वैल्यू को एसोसिएट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। तो आप देखिए चैप्टर 3 में आपने मैट्रिक्स पढ़े थे बट आपने मैट्रिक्स को फाइंड नहीं किया था कि मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, बट डिटर्मिनेंट के यूज से आप एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आपके पास -2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर? तो हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 और यही आपका इसमें मेन टॉपिक है। तो देखिएगा नंबर 3 है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3। बच्चों आप सभी जानते हैं कि ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रो 3 हो और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या हो, 3 हो। अच्छा, एक बात और देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर की हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स 5x5 ऑर्डर की हो सकती है, बट जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है उसमें जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी वो मैक्सिमम 3x3 ऑर्डर की ही मिलेगी आपको। ठीक है? तो मैंने आपको मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट निकालना सिखाया, मैंने आपको मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट निकालना सिखाया, अब आप सीख रहे हैं मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट फाइंड करना सीख रहे हैं आप। तो देखिएगा लेट ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 A B C D E
एफ जी एच आई। क्लियर बच्चों, आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप एलिमेंट्स को दो ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रेसेस के बीच में। ठीक है, डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में ये डिफरेंस होता है कि हम मैट्रिक्स को ब्रेसेस में लिखते हैं और हम डिटर्मिनेंट को दो बार के बीच में लिखते हैं। क्लियर, तो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का ऑर्डर है। क्लियर, अब आपको ये एवेल्यूट करना है। एवेल्यूट मीन्स अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एक यूनिक नंबर फाइंड करना है, आपको एक यूनिक नंबर फाइंड करना है। तो यूनिक नंबर फाइंड करने के लिए आप इसका करेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इट्स क्लियर। अगर आपको इस मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है तो इस मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू को एसोसिएट करने के लिए आपको इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को दो बार के बीच में लिख देते हैं। ठीक, अच्छा, अगर ये आपके पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता तो आप इसमें क्रॉस इनटू करते, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे, बट यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, आप इसका एक्सपेंशन, आप 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एलोंग वाइज कर सकते हैं। क्लियर, मैंने आपसे क्या बताया कि इसमें आपके पास 3 रो हैं, R1 R2 R3, और आपके पास इसमें 3 ही कॉलम है, C1 C2 C3। क्लियर, तो देखिएगा मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसकी वैल्यू एवेल्यूट करनी है, अगर आपको इसकी एक यूनिक वैल्यू एसोसिएट करनी है तो आप 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग वाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम R1 लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम R1 रो 1 के एलोंग इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा पहले एक्सपेंडिंग एलोंग R1। आप इस गिवन डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए आप R1 का यूज कर रहे हैं। तो R1 में जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट A, सेकेंड एलिमेंट B एंड थर्ड एलिमेंट C। इट्स क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, टू फाइंड डिटर्मिनेंट A इक्वल, सबसे पहले आपको R1 के एलिमेंट्स लिखने होंगे। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास, स्मॉल a है, स्मॉल a है। क्लियर, तो अब जिस एलिमेंट को ले रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि ये एलिमेंट किस रो को और किस कॉलम को बिलोंग करता है। तो ये जो एलिमेंट a है ये R1 में है और C1 में है। क्लियर, ये जो आपके पास एलिमेंट a है ये कॉलम 1 में है और ये आपका रो 1 में है। तो अब जिस एलिमेंट को यहाँ लिख रहे हैं तो बच्चों को ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है किस रो को और किस कॉलम को बिलोंग करता है। तो ये जिस रो को और जिस कॉलम को बिलोंग करता है उनको आप इग्नोर करेंगे। तो ये जो एलिमेंट A है ये R1 और C1 को बिलोंग करता है, तो इसलिए आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या आपके पास, E F H I, वो आप लिखेंगे यहाँ पर E F H I इन डिटर्मिनेंट, यहाँ तक क्लियर। मैंने क्या करा कि आप इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं रो 1 के अलोंग। ठीक बच्चों, तो रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो A B C हैं। क्लियर, तो हमने इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया A। फिर मैंने आपको क्या बताया कि आप जिस एलिमेंट को ले रहे हैं आपको उसके बाद ये देखना है कि वो एलिमेंट किस रो को और किस कॉलम को बिलोंग करता है। वो एलिमेंट जिस रो को जिस कॉलम को बिलोंग करेगा उनके एलिमेंट आपको इग्नोर करने हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या आपके पास, E F H I, तो आपने E F H I लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। प्लस उसके बाद R1 का जो सेकेंड एलिमेंट है वो B है, तो आपने इसको B लिख दिया यहाँ पर। ठीक बच्चों, फिर वही प्रोसेस बेटा कि B एलिमेंट आपका आपको ये देखना है कि B एलिमेंट आपका जिस रो को और जिस कॉलम को, तो B आपका
R1 को बिलोंग करता है और C2 को बिलोंग करता है, कॉलम 2 को। तो B एलिमेंट जिस रो को और जिस कॉलम को बिलोंग करता है उसके एलिमेंट आपको इग्नोर करने हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लिखने हैं आपको। तो रिमेनिंग क्या है, D F G I। तो D F G I इन बार या इनडिटर्मिनेंट, क्लियर। प्लस R1 का थर्ड एलिमेंट है C, तो आप C लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे ही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे आप कि जो C एलिमेंट है वो किस रो में है और किस कॉलम में है। तो C एलिमेंट R1 में है और C3 में है, तो आप R1 और C3 के एलिमेंट इग्नोर करेंगे। रिमेनिंग क्या बचा, D E G H, D E G H, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे एलिमेंट्स लिए और कैसे मैंने एलिमेंट्स को इग्नोर किया, ठीक। इसके बाद देखिएगा आप, यह एक चीज़ मैंने देखी बच्चों, इस ए का आपको तीनों एलिमेंट्स के आगे -1 लिखना है। आपको तीनों एलिमेंट्स के आगे -1 लिखना है, क्लियर यहाँ तक। अब आपको ये देखना है कि आपने जो फर्स्ट एलिमेंट ए लिया था उस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है। इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। तो रो भी फर्स्ट है फर्स्ट और कॉलम भी फर्स्ट है, तो प्लस फर्स्ट, क्लियर। अब आपको देखना है बी एलिमेंट, इस बी एलिमेंट का एड्रेस क्या है। तो इसका एड्रेस क्या है, इसका फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2, क्लियर। अब सी देखिए, सी के लिए क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट + 3। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों माइनस की पावर अगर इवन होती है दैट इज ए पॉजिटिव, तो आपके पास ए पॉजिटिव आएगा और ये आपका कैसी रहेगा EFHI, क्लियर। अगर बच्चों माइनस की पावर ऑड नंबर होता है तो आंसर नेगेटिव आता है, दैट इज ए -BDFGI, क्लियर। अगर बच्चों माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो देन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव CDEGH, यहाँ तक क्लियर। तो बच्चों आपको साइंस मिल गया यहाँ पर। अगर आप R1 के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं तो आपको R1 के एलिमेंट्स के लिए आपको पता है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में हमेशा 3 एलिमेंट्स ही होते हैं। तो आपको इन 3 एलिमेंट्स के साइन मिल गए, पहला एलिमेंट पॉजिटिव, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव एंड थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव, क्लियर। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये जो है आपके पास, ये आपके पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जो आपने अभी लास्ट पढ़ा था कि 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो देखिएगा, डिटर्मिनेंट A = स्मॉल a, इसकी इंटू इसमें दैट इज ए EI माइनस इसकी इंटू इसमें HF, क्लियर, माइनस B, इसकी इंटू इसमें DI माइनस इसकी इंटू इसमें GF, क्लियर। इतना तो आप जानते ही हैं कि अगर आपके पास 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, आप क्रॉस इंटू से करते हैं हम, क्लियर। प्लस C, इसकी इंटू इसमें DH माइनस इसकी इंटू इसमें GA। तो ये आपके पास 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का इवोल्यूशन पार्ट है कि अगर आपके पास कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप उसको इवोल्यूट कैसे करेंगे। अच्छा, अगर आप इसके प्लेस पर R2 यूज करते या R3 यूज करते या C1 यूज करते या C2 यूज करते या C3 यूज करते, तब भी आंसर सेम ही आता आपके पास, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को किसी भी रो वाइज या किसी भी कॉलम वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अगेन मैंने क्या एक्सप्लेन किया अभी, देखिए अगर आपके पास कोई 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है A
बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक बच्चों, तो इसमें आप जानते हैं 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो आप किसी भी रो वाइज, जैसे हमने अभी यूज किया था R1, तो हमने R1 के एलिमेंट्स लिए थे और R1 के एलिमेंट्स जिस रो में और जिस कॉलम में थे उसको इग्नोर किया था हमने, फिर हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स लिए थे। ठीक, तो अगर आप इसको देखिए, अगर हम इसमें C1 के अलोंग करते हैं इसको, या C2 के अलोंग करते हैं, या C3 के अलोंग करते हैं, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में जो सिंबल्स आपको लेने हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अगर आपके पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और आप किसी भी रो वाइज या किसी भी कॉलम वाइज उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो बच्चों आप ये साइन का यूज करेंगे। ये साइन उसी फॉर्मूले से बने हैं कि आप जो एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे आप डी ले रहे हैं, तो डी का एड्रेस क्या है, डी का एड्रेस है हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1, तो -1 की पावर 3 है, दैट इज ए नेगेटिव। तभी देखिए डी के प्लेस पे माइनस आया आपके पास। क्लियर। अगर आप एच ले रहे हैं तो एच का एड्रेस क्या है, एच का एड्रेस है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 + 2 5, -1 की पावर 5 इज इक्वल माइनस, तभी यहाँ माइनस आया है। क्लियर। तो ये साइन कैसे आए ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये जो साइंस आते हैं ये एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि एलिमेंट का रो वाइज कॉलम वाइज सिस्टमेटिकल प्रोसेस क्या है। क्लियर। और चीज़ देखिए यहाँ पर समझने के लिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर थोड़े से। जैसे अगर अब आपको इसमें 3 रो हैं, R1 R2 R3, C1 C2 C3। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि सर हमें तो कॉलम C2 के अलोंग इसको एक्सपेंशन करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। एक्सपेंडिंग, बच्चों आपको लिखना पड़ेगा, पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किसके अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C2, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 बच्चों। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि जिस रो के या जिस कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स लीजिए आप। तो C2 के एलिमेंट्स क्या हैं, BEH, BEH। तो पहला एलिमेंट क्या है इसका B, और B कैसा है यहाँ पर नेगेटिव है, तो -B लेंगे आप। ठीक है, आपके पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कोई सा भी हो, सिंबल आप ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो B कैसा है हमारे पास नेगेटिव है, तो -B ले लिया हमने। अच्छा, ये B जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो आप देखिए ये जो B एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को इग्नोर करेंगे आप। रिमेनिंग एलिमेंट क्या है आपके पास, DFGI, DFGI, तो वो लिख देंगे आगे यहाँ पर DFGI। इट्स क्लियर। अब देखिए C2 का दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, E कैसा है, तो E पॉजिटिव है, तो आप लेंगे +E। अब देखिए E आपका सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। E आपका, देखिए इसको रफ कर देते हैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, जिससे आपके डाउट्स ना रहे यहाँ पर। देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं E की। E का साइन कैसा है, पॉजिटिव, मैंने +E लिख लिया यहाँ पर। अब ये जो E है आपका, ये सेकंड रो में है, इसमें है ये, और सेकेंडरी कॉलम में है ये आपका, तो इनको इग्नोर करेंगे। अब रिमेनिंग क्या है, ACGI, इनको आप ऐसे लिख देंगे जैसे यहाँ लिखे हुए हैं एज इट, ACGI। उसके बाद देखिए इसका जो थर्ड एलिमेंट है C2 का, वो H है। H कैसा है, नेगेटिव है, तो -H। फिर अगेन देखिए, बच्चों H आपका थर्ड रो में है और बच्चों सेकेंडरी कॉलम में है, तो इन एलिमेंट्स को आप इग्नोर करेंगे। बचा क्या, ACDF। इट्स क्लियर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा।
अच्छा, किसी भी के एलोंग कीजिए, किसी भी एनी रो, किसी भी एनी कॉलम के एलोंग कीजिए, आंसर सेम आता है। अब देखिए माइनस बी डी इंटू आई डी आई माइनस जी इंटू एफ जी एफ प्लस ए इंटू आई माइनस जी इंटू सी माइनस एच ए इंटू एफ माइनस डी इंटू सी। इट्स क्लियर। तो बच्चों ये सब जो था ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था फॉर एक्सरसाइज 4.1 कि डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट का यूज हम क्यों करते हैं और डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट हम क्यों करते हैं। क्लियर। इट्स ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब एक्सरसाइज 4.1 की।